हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कूली। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पे आके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब पक्का करें अगर आप आ रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है कमोडिटी फेटिशिज्म। ये कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको हम अच्छे से जो है जल्दी जल्दी हम स्टडी करेंगे, लेकिन बिल्कुल डिटेल में। तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम समझते हैं जो ज़रूरी है कमोडिटी फैटिशिज्म को समझने के लिए। वो ये है, सबसे पहले कमोडिटी क्या होता है और कमोडिटी और गुड में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कमोडिटी क्या हो गया, नॉर्मली कोई गुड क्या हो गया जिसकी कोई यूज़ वैल्यू होती है, जिसको आप यूज़ करते हो। मतलब मैंने इसको खरीदा है डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, तो इसको मैं गुड बोलूँगा। लेकिन अगर क्या होता है, मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ और मैं उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदता हूँ, बल्कि उसको आगे से मैं सेल करने के लिए खरीदता हूँ, ताकि सेल करके मुझे क्या मिले, मनी मिले। तो मतलब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए नहीं, बल्कि उसको दोबारा से बेचने के लिए। तो वो तब उस गुड को हम क्या बोलेंगे, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तब उसको कमोडिटी बोलते हैं। तो कमोडिटी इज ए गुड दैट इज बॉट इन ऑर्डर टू सेल इट, नॉट टू कंज्यूम इट। ओके, इतना आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये हो गया कमोडिटी क्या होता है। और ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है कि कमोडिटी का ये कंसेप्ट जो है विद कैपिटलिज्म आया है। जब फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म में गुड्स हुआ करती थी क्योंकि वहां पे बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक है, दूसरा आ गया यूज वैल्यू। तो यूज वैल्यू क्या होती है, कोई भी चीज है, मान लीजिए जैसे कोई टेबल है, तो हर एक चीज की, हर एक गुड की, हर एक कमोडिटी की एक यूज वैल्यू होती है। मतलब टेबल आ गया, शूज आ गया, इनकी कुछ यूज वैल्यू के हम किस पर्पस के लिए इनको यूज करते हैं। जैसे शूज की यूज वैल्यू हो सकती है कि ये हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कपड़ों की है कि ये हमें प्राइवेसी देते हैं। ठीक है, टेबल है कि इस पे हम चीजें रख सकते हैं। इनकी एक यूज वैल्यू है। ठीक है, यूज वैल्यू के रिलेटेड ये है कि यूज वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यूज वैल्यूज कांट बी मेजर्ड। हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि किसी चीज़ की यूज़ वैल्यू कितनी है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि ये, हाँ जी, कपड़ों की यूज़ वैल्यू है, ये हमें प्राइवेसी देती है। ठीक है, ये किसी चीज़ की यूज़ वैल्यू होती है। कोई भी, जैसे आप कोई भी गुड बनाते हो तो वो यूज़फुल होनी चाहिए, उसकी कोई यूज़ वैल्यू होती है। ठीक है, अब बेकार सब कोई प्रोडक्ट कोई तो ऐसे ही खरीदेगा नहीं, तो कुछ यूज़ वैल्यू होगी, लोगों की नीड सेटिस्फाई करेगी। दैट यूज़ वैल्यू का रिलेशन आपकी नीड्स से है, मतलब आपकी कुछ नीड्स को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारी बात यूज वैल्यू के बाद एक्सचेंज वैल्यू। अब एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है कि जब हम अपनी एक गुड को जो हमने प्रोड्यूस करी है उसको एक्सचेंज करते हैं, किसी को बेचते हैं। एक्सचेंज वैल्यू का कंसेप्ट जब आता है जब ट्रांजैक्शन होती है, यानी जब हम चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, तो तब हम एक्सचेंज करते हैं कि मैं आपको कोई अपनी चीज़ बेच रहा हूँ। मैंने कोई जूता बनाया है और मैं उसको आपको बेच रहा हूँ, तो बदले में भी तो कुछ मैं लूँगा। तो फ्यूडलिज्म में आपको पता है बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट होता था कि बदले में जो चीज़ मिलती थी वो भी कोई गुड ही मिलती थी। तब मनी का कंसेप्ट नहीं था। जैसे मैंने शू दिया तो बदले में मान लो मैंने राइस, कुछ क्वांटिटी ऑफ 2 kg या मान लो 10 kg ऑफ राइस के बदले मैंने शू दिया। ठीक है, अब या शुगर के बदले दे दिया या कुछ भी, मतलब ये होता था बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें आप इकोनॉमी में पढ़ोगे कि कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड्स का जो इशू आ जाता था। ठीक है, क्योंकि मेरे को किसी इस बंदे को शू की ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है मेरे को राइस की ज़रूरत ना हो, तो वो तो बदले में राइस देगा, मेरे को राइस ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। इसलिए ज़रूरी था कि कोई यूनिवर्सल इक्विवेलेंट फाइंड किया जाए कि जिसके बदले में लोग क्वांटिटी देखिए, शू दिया जाए तो हमेशा कुछ उसके बदले में कुछ एक यूनिवर्सल इक्विवेलेंट होना चाहिए कि हर कोई वही चीज़ दे, ताकि कोई इंसिडेंस ऑफ डिमांड्स का इशू ना हो। हालांकि इसके में हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो इकोनॉमी का कंसेप्ट है। आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आगे कमोडिटी फैटिशिज्म में थोड़ा बहुत यूज़ होंगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, कि एक्सचेंज वैल्यू का कंसेप्ट
एक्सचेंज वैल्यू वो वैल्यू है किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की, जो जिस पे उसको ट्रांजैक्ट किया जाता है, जिस पे उसको सेल या बाई किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल में हम बोलेंगे वैल्यू एट विच ए गुड या ओब्लिक कमोडिटी इज सोल्ड और बॉट। ठीक है, ये इसकी वो वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम कैपिटलिज्म में। तो कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म में ये जो यूनिवर्सल इक्विवेलेंट है ये क्या है? मनी। तो यहाँ पे पैसा है कि हमने इक्विवेलेंट रखा हुआ है। मैं किसी को बेचूंगा तो वो बदले में मुझे पैसे देगा। किसी को राइस बेचूंगा, शुगर बेचूंगा, टेबल बेचूंगा, है ना, कॉटन बेचूंगा, कुछ भी बेचूंगा तो बदले में पैसे। पैसे इज यूनिवर्सल। अब सबके यूनिवर्सल इक्विवेलेंट, हर चीज को आप इसकी फॉर्म में बेच सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इक्विवेलेंट, ये फ्यूडलिज्म में ऐसा कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली इतना ज्यादा नहीं था। अब ये कैपिटलिज्म का पार्ट एंड पार्सल है। अब देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में गुड्स नहीं होती, कमोडिटी होती है। ठीक है, तो उसको ये मैंने जो ऊपर भी बताया आपको एमसीएम फार्मूला भी बोल सकते हो। यानी अगर आपके पास मनी है, ठीक है, आप वो मनी यूज करके आप क्या करते हो, बाई करते हो एक कमोडिटी, और उस कमोडिटी को आप क्या करते हो, फिर आगे सेल करते हो। क्यों सेल करते हो? क्योंकि आपको चाहिए मनी। तो कंज्यूम करने के लिए नहीं कर रहे हो। अब फ्यूडलिज्म में क्या होता था, यहाँ पे कंजम्पशन हो जाती थी। आपने मनी देके कमोडिटी ली और उसको कंज्यूम कर दिया। लेकिन यहाँ आप पैसा देके चीज खरीदते हो और फिर से मार्केट में, ठीक है, फिर से मार्केट में उसको सेल करते हो, और उससे क्या पैसा, फिर से पैसा जनरेट करते हो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए। ठीक है, कि आपके पास ये अप्रोप्रिएशन ऑफ वेल्थ, आपके पास जो है पैसा जमा होता रहे। तो ये कैपिटलिज्म का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे कमोडिटी होता है। ठीक है, क्योंकि आपने कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि सेल करने के लिए खरीदा है। ठीक है, और फ्यूडलिज्म में क्या होता था, गुड्स। अब आगे चले हम तो बात करेंगे फेटिशिज्म की। तो कमोडिटी फेटिशिज्म से पहले हमें पता होना चाहिए कि फेटिशिज्म क्या होता है। ठीक है, तो फेटिशिज्म का सिंपल मतलब ये है कि एट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरेंट वैल्यू और पावर्स टू एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, और आप ये बिलीव करते हो, आपका बिलीफ ये है कि इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ वैल्यू है, कुछ ताकतें हैं इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कुछ पावर्स हैं इस ऑब्जेक्ट में, कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ मिस्टिक क्वालिटीज हैं इस ऑब्जेक्ट में, मिस्टिक क्वालिटीज या मैजिकल क्वालिटीज हैं इस ऑब्जेक्ट में। तो जब आप ऐसा बिलीव करते हो तो उसको बोलते हैं फेटिशिज्म। ठीक है, मतलब जो उस प्रोडक्ट में नहीं है वैल्यूज, लेकिन आप बिलीव करते हो कि इस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यूज हैं, उसको फेटिशिज्म कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स ले लीजिए। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो इस फेटिशिज्म को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अप्लाई किया गया है। सिगमंड फ्राइड ने इसे सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्ट्स के रिलेटेड यूज किया, सेक्सुअल फेटिशिज्म की बात करता है। देखिए नॉर्मली हमें पता है कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल में और फीमेल में, और जो सेक्सुअल अरोजल होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी भी है और जो नेचुरल भी है बायोलॉजिकली, वो कुछ ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं। लेकिन उस अब जो सेक्सुअल अरोजल होना चाहिए वो उन्हीं ऑर्गन्स से होना चाहिए, अदर बॉडी पार्ट्स का उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि फेटिशिज्म, मैंने जैसे बोला कि बिलीफ के इस ऑब्जेक्ट में ऐसी क्वालिटी है जो उसमें ना हो, लेकिन आप बिलीव करते हो इस ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी है। जैसे आपने फीट फेटिश के बारे में सुना होगा। ठीक है, कई लोगों को जो होता है फीट, पाँव पसंद होते हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल अराउजल पाँव से हो जाता है, दूसरे पार्टनर के पाँव को देख के। ठीक है, अब देखिए पाँव का कुछ रिलेशन तो है नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको वो क्वालिटीज दे रहे हैं पाँव को जो उनमें मौजूद नहीं होती। तो ये हो गया फेटिश। इसी तरीके से बीडीएसएम वगैरह, अगर मतलब ऐसे ये उतना काम की चीज नहीं है बट आपको थोड़ा बता रहा हूँ। इसी तरीके से रिलीजियस सेंस में जेम्स फ्रेजर वगैरह, जिसने बुक लिखी थी गोल्डन बुक, मैं ऑलरेडी इसके बारे में टोटमिज्म वाली बुक में, टोटमिज्म वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो उसने स्टडीज करी थी। एक था जी आर मैरट। ठीक है, तो
ये इन थिंकर्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ टोटमिज्म वाली वीडियो में, डिटेल में मैंने बनाई हुई है। वैसी डिटेल में कोई वीडियो आपको टोटमिज्म पे नहीं मिलेगी, ठीक है, और ना कोई इंस्टीट्यूट वाला उतनी डिटेल में जाएगा, ठीक है। वो आप देख सकते हो, आपको रिलीजन और सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा दुर्खाइम का, ठीक है। तो खैर यहाँ पे बात करते कि वहाँ मन की बात आई थी कि लोग बिलीव करते कि कोई किसी बादशाह की कोई तलवार है या किसी वॉरियर की, ठीक है, कोई मशहूर वॉरियर उनका होता था या कोई हीरो होता था, उसकी कोई स्वॉर्ड है, तो लोग बोलते थे कि इस स्वॉर्ड में मन है, एक स्पिरिट है, एक ताकत है, और वो स्वॉर्ड को अगर हम लेके जाएंगे किसी योद्धा के पास, वो स्वॉर्ड होगी तो वो हारेगा नहीं, क्योंकि उस स्वॉर्ड में वो मैजिकल क्वालिटीज हैं। हालांकि वो स्वॉर्ड में नहीं होती हैं, लेकिन लोगों का ये बिलीफ होता है, तो उसको फेटिशिज्म बोलते हैं। स्पिरिट, या लोग बोलते थे कि लकड़ी के कुछ आर्टिकल्स बना देते थे, कुछ टेडी बियर टाइप, और उनको पूजते थे, उस पे एक बंदा के मंत्र मारता था। अफ्रीका में ये स्टडी देखा गया है, और वो लोग फिर उसको पूछते थे कि ये हमें हील कर सकती हैं, इस पर हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं इन लकड़ियों की गुड़ियों में, ठीक है। तो वो भी एक बिलीफ था कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटीज, ठीक है, इनहेरेंट वैल्यूज और पावर्स टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फेटिशिज्म। तो वो ये भी एक रिलीजियस फेटिशिज्म का कंसेप्ट था। इसी तरीके से टोटम्स का भी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी वीडियो में। कार्ल मार्क्स ने इस टर्म को इकोनॉमिक सेंस में यूज किया है। तो कार्ल मार्क्स बात करता है कोमोडिटी फेटिशिज्म की। अब आपको फेटिशिज्म क्लियर हो गया, तो कोमोडिटी फेटिशिज्म की डेफिनेशन थोड़ी आपको क्लियर हो रही होगी। दैट इज एट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरेंट वैल्यू और पावर्स टू कोमोडिटीज, कि जब लोग कमोडिटीज के साथ ऐसी वैल्यूज और पावर्स अटैच करें जो उन कमोडिटीज में हकीकत में ना हो, ठीक है, ऐसी वैल्यूज और प्रॉपर्टीज। दोबारा से सुन लीजिए, आप कमोडिटीज के साथ जब लोग जो हैं ऐसी वैल्यूज और प्रॉपर्टीज और मैजिकल क्वालिटीज और पावर्स अटैच करें जो उस कमोडिटी में इनहेरेंटली ना हो, उसको बोलते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म। यानी आप बिलीव करते हो कि ये जो कमोडिटी है इसमें ये क्वालिटीज हैं, इसकी ये अपनी वैल्यू ये है, इनहेरेंट वैल्यू इस चीज की ये है, इसमें ये पावर्स हैं, ये चीज हमें सक्सेस दे सकती है, ये कमोडिटी अगर हमारे पास होगी हमें सक्सेस मिल जाएगा, हम इनविजिबल हो जाएंगे, हम पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है, हमें प्रिविलेज मिलेगी, हमारा एक सोशल स्टेटस होगा, ठीक है, या इस चीज की वैल्यू इतने 1000 रुपए है, इनहेरेंटली इसकी अपनी वैल्यू 1000 रुपए है, तो दैट इज कॉल्ड कमोडिटी फेटिशिज्म। अगर वो उस चीज की रियल इनहेरेंट वैल्यू नहीं है और आप उसके साथ अटैच कर रहे हो, तो उसको कमोडिटी फेटिशिज्म कहते हैं। अब क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा हम और अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं कि द मिस्टेकन व्यू, ये हमारा व्यू मिस्टेकन है, क्योंकि रियल में उस कमोडिटी में वो क्वालिटीज, वो वैल्यू, वो पावर्स, वो मैजिक नहीं होता जो हम उसके साथ अटैच करते हैं। अगर जो है उसमें इनहेरेंटली वही अटैच करें, दैट इज नॉट कॉल्ड कमोडिटी फेटिशिज्म। बट जो हम अटैच करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज में, वो हमारा एक मिस्टेकन व्यू है। तो कमोडिटी फेटिशिज्म इज मिस्टेकन व्यू, इज एन इल्यूजन, ठीक है। इट इज ए फैक्ट कि ये होता है, एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म में, लेकिन ये हमारा एक भ्रम है, इस भ्रम में हम फंसे हुए हैं, एक माया की तरह है, ठीक है। ये एक इल्यूजन है जिसकी वजह से हमें लगता है, दैट इज हमें लगता है कि उस हमारा एक बिलीफ है, हमें लगता है, ठीक है, हम बिलीव करते हैं कि इस चीज में, इस घड़ी में, इस टेबल की वैल्यू इतनी है, इतने 1000 का है ये, ठीक है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये आईफोन का फोन है तो ये हमें स्टेटस दिखा सकता है, ठीक है, ये अगर हमारे पास स्पोर्ट्स कार होगी, ये नाइकी के या ब्रांडेड शूज होंगे, तो हम सक्सेसफुल नजर आएंगे इस दुनिया को। दिस इज एन इल्यूजनरी व्यू, इट इज एन मिस्टेकन व्यू, ठीक है। रियल में कोई प्रोडक्ट आपको सक्सेस नहीं दे सकता, आपका सक्सेस शो नहीं कर सकता, ठीक है। रियल में अब मैं आपको के बताऊंगा कि जो एक्सचेंज वैल्यू के हम बिलीव करते हैं कि इस चीज की वैल्यू, इस मोबाइल फोन की वैल्यू 30,000 रुपए है, दैट इज मिस्टेकन व्यू। उसकी वैल्यू नहीं होती, वो इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम अटैच करते हैं। हम इसीलिए अटैच करते हैं क्योंकि हम इल्यूजन में जी रहे हैं मेरे भाइयों, कैपिटलिज्म की इल्यूजन में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला पता चल गया आपको कि मिस्टेकन व्यू है, दैट द मिस्टेकन व्यू दैट ए कमोडिटी हैज इंट्रिंसिक, सॉरी, that a commodities has intrinsic value
पावर्स और मैजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा मिस्टेकन व्यू है कि किसी कमोडिटी में अपनी इनहेरेंट मतलब इंट्रिंसिक मतलब अपनी उसकी एक वैल्यू है, या उसमें कुछ पावर्स हैं या मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म। एंड द फेलियर टू अप्रिशिएट द इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर दैट वेंट टू इट्स प्रोटेक्शन। और साथ में दूसरा कमोडिटी फेटिशिज्म का क्या पार्ट आ गया, एक तो मैं समझा चुका हूं कि मिस्टेकन व्यू जो हम बिलीव करते हैं कि उसमें पावर है, दूसरा कि जो उसकी असली वैल्यू होती है, जो उसकी रियल वैल्यू होती है, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। जो उसकी असली वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की, उसका हम सोचते भी नहीं है कि इसकी असली वैल्यू है, उसको इग्नोर करके हम उसके साथ खा मुखा की प्रॉपर्टीज अटैच कर रहे हैं। तो असली वैल्यू क्या है किसी चीज की, वो क्या है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, कार्ल मार्क्स बोलता है उसके बारे में, द रियल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स स्पेंट इन इट्स प्रोटेक्शन। किसी भी कमोडिटी की रियल में अगर आप उसकी वैल्यू नापना चाहते हो, कोई मोबाइल है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई वॉच है, कोई शू है, उसको किसी ने बनाया है ना भाई, उसमें नेचुरल रिसोर्स को, जैसे टेबल बनाया है तो लकड़ी काट के कोई लाया है, उस लकड़ी को तराशा है, उस लकड़ी को अरेंज किया है, उस पे कलर किया है, उसमें जो है उसमें मेटल यूज करके उसको प्रॉपर मतलब वो किया है उसको, तो ये है उसको सजाया है, उस पर डिजाइन बनाया है, तराशी करी गई है, ठीक है, इंग्रेविंग्स हैं उस पे। तो इस सब में मेहनत लगती है, लेबर इज व्हाट, मेहनत। तो ह्यूमन मेहनत लगाता है तो चीज बनती है। तो किसी चीज की जो रियल वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, वो डिपेंड करेगी जो उसके ऊपर कितने ह्यूमंस की लेबर मेहनत लगी, यानी हमारे वर्किंग आवर्स कितने स्पेंड हुए, कितने घंटे किसी चीज को बनाने में लगे हैं, वो डिसाइड करेगा कि उस चीज की रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है कि रियल वैल्यू हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं, वरना दोबारा क्या दूसरी चीज क्या है, यूज वैल्यू को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, समझे ना, यूज वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक्सचेंज वैल्यू जिस पे हम बेचना चाहते हैं किसी चीज को, जो कि रियल वैल्यू होती है, उसको एक्सचेंज वैल्यू को रियली हमें कैलकुलेट कैसा करना चाहिए, देखना चाहिए कि वर्किंग आवर्स कितने लगे। ठीक है, जितने वर्किंग आवर्स लगे होंगे, ऑन एन एवरेज मान लो 8 घंटे लगते हैं एक चीज के, तो वर्किंग आवर्स लगे, मान लो किसी चीज को 10 दिन लगे तो 80 घंटे लगे, तो 8 दिन की सैलरी एक तय की हुई है वर्कर्स की, और 80 दिन की उतनी होगी, तो वो कैलकुलेट कर ली, तो हमें पता चल गया इस चीज को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी है, इतनी मेहनत लगी है, तो कॉस्ट पे जो वर्किंग आवर्स इतने स्पेंड हुए हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये रियल वैल्यू थी कि उसमें लेबर कितनी लगी है, उसमें मेहनत कितनी लगी है मजदूरों की। ठीक है, तो द रियल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स स्पेंट इन प्रोडक्शन, दैट इज द रियल वैल्यू दैट ए कमोडिटी हैज कम्स फ्रॉम द ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व इन इट्स प्रोटेक्शन। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो रियल वैल्यू किसी भी कमोडिटी की है वो ह्यूमन लेबर से डिराइव होगी, भाई उसमें मेहनत कितनी लगी है, इंसानों ने कितना खून पसीना कम बहाया है, उसको कितना मतलब काम किया है उस चीज को प्रोड्यूस करने पे, तो वैल्यू तो हम उससे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज वैल्यू रियल में इस चीज से डिटरमाइन होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, सिंपल उससे डिटरमाइन होनी चाहिए। अगर ये एक्सचेंज वैल्यू सिंपली इसी से डिटरमाइन होती, कैपिटलिज्म में भी अगर एक्सचेंज वैल्यू हम किसी चीज को कितने पे बेचते हैं, वो अगर सिंपली ह्यूमन लेबर कितनी इन्वॉल्व हुई है, कितने वर्किंग आवर स्पेंड हुए हैं, उसके बेस पे कैलकुलेट होती, तो फिर हमें कमोडिटी फेटिशिज्म नहीं होता, फिर हम उस चीज को उतनी ही वैल्यू दे रहे होते जितनी उसकी रियल में उस पर मेहनत लगी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि कमोडिटी फेटिशिज्म क्या है, हमारा मिस्टेकन व्यू है, जो मेहनत चीज में लगती है बनाने में, जो उस चीज की अपनी वैल्यू है, रियल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, और खा मुखा उसके साथ हम बिलीव करते हैं कि इसकी इनहेरेंट वैल्यू इतनी है, इसकी इसमें ये पावर्स हैं, इसमें ये मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं, खामखा हम अलग से अपना बिलीव ले आते हैं, अलग से हमें ऐसा लगता है, एक इल्यूजन हमें लगती है, तो दैट इज कॉल्ड कमोडिटी फेटिशिज्म। देखिए, अगर आप अभी तक, तो मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और आगे एग्जांपल्स भी आएंगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, आगे एग्जांपल्स आएंगी ब्रांड वैल्यू की, प्रॉफिट की, क्या क्या, मतलब आगे थोड़ी सी वीडियो और रहती है, बट आपको क्लियर करके जाना, आप बीच में मत छोड़ के जाना। इन कैपिटलिज्म
देयर इज कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। हमें पता है कि कैपिटलिज्म में एक्सचेंज वैल्यू का कंसेप्ट है। यूनिवर्सली हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं, मतलब पैसों की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में हमने वैल्यू कर रखी है हर चीज़ की। जैसे कोई मोबाइल है तो मेरे पास 1+ का है तो 30,000 उसकी वैल्यू मार्केट में आ रही है। ठीक है, कोई नया आएगा आईफोन है तो उसका 1 लाख मान लीजिए, आईपैड है तो 80,000। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट, कोई स्पोर्ट्स का शूज़ है 3,000 मान लो, ब्रांडेड शूज़ है थोड़ा तो 8,000 9,000 तक मान लो एडिडास का। तो इस तरीके से हर एक चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू जो है, एमआरपी प्राइस जो है वो मार्केट में डिसाइड हुई हुई है। हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होता है तो मार्केट में सेल होता है यहाँ पे, और उसकी जो वैल्यू डिसाइड हुई हुई है, मतलब डिसाइड होती है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज वैल्यू। और ये याद रखें कि कैपिटलिज्म में ये वैल्यू का ह्यूमन लेबर पे, ये टोटली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लेबर पे बेस्ड नहीं होती। ए नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स हैं जो इस जिसके बेस पे एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड होती है। तो हाल ही अगर ये ह्यूमन लेबर कितनी इस पे लगी है उस पे बेस्ड होती तो कमोडिटी फेटिशिज्म की तो बात आती ही नहीं। तो क्योंकि वो फिर उसकी इनहेरेंट वैल्यू हो जाती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेकिन वो उस पे बेस नहीं होती ये एक्सचेंज वैल्यू कैपिटलिज्म में। ये अदर फैक्टर्स, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। इसलिए क्या है, जो वो कमोडिटी है उसके साथ जो एक्सचेंज वैल्यू है वो इल्यूजनरी है। वो हम बिलीव करते हैं कि ये इसकी वैल्यू है, हम बिलीव कर रहे होते हैं कि ये मोबाइल 30,000 का है। हम बिलीव करते हैं कि 30,000 इस मोबाइल की इंट्रिंसिक वैल्यू है, कि 8,000 एडिडास के शूज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसकी अपनी वैल्यू इतनी है, हम ये बिलीव। लेकिन मेरे भाइयों वो गलत होता है, वो हम कॉमोडिटी फेटिशिज्म का शिकार हो रहे होते हैं। वो हम खा मुखा उस चीज के साथ वो वैल्यू अटैच कर रहे होते हैं। हकीकत में उस मोबाइल की वैल्यू 30,000 या उस शूज की वैल्यू 8,000 नहीं होती। हकीकी वैल्यू तो होती तो वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होती उसमें ह्यूमन लेबर कितनी लगी है। लेकिन क्योंकि ये कैपिटलिज्म में जो एक्सचेंज वैल्यू है ये अदर फैक्टर्स के बेस पे डिसाइड होती है, इसलिए हमारा ये व्यू कि किसी चीज़ में अपनी एक वैल्यू है, जो उसकी एमआरपी प्राइस है, जो एक्सचेंज वैल्यू है वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज ए मिस्टेकन व्यू, दैट इज कमोडिटी फेटिशिज्म, दैट इज वी आर एट्रीब्यूटिंग वैल्यूज टू द कमोडिटी। ठीक है, तो इन कैपिटलिज्म देयर इज कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज वैल्यू विच इज डिफाइंड बाय डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इज नॉट बेस्ड ऑन ह्यूमन लेबर। एग्जाम्पल्स जैसे प्रॉफिट, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटलिज्म में जिसके बेस पे एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड होती है। पहला हो गया प्रॉफिट, जैसे आपको पता है कोई वैल्यू है तो उसमें कुछ कॉस्ट लगी होगी किसी चीज़ को बनाने में, प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कोई चीज़ में कॉस्ट लगी, वेजीज पे कॉस्ट लगी, कैपिटल पे कॉस्ट लगी, इंटरेस्ट देना पड़ा, जो भी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितनी भी कॉस्ट लगती है चीज़ को प्रोड्यूस करने में, प्लस उसमें वो प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर उस चीज़ को सेल करते हैं। तो पहली बात तो यहीं से आगे कि इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया, हाल ही ये ह्यूमन लेबर पे बेस्ड नहीं है एक्सचेंज वैल्यू। दूसरा, दूसरी बात जो क्लियर होगी वो आ गया इसमें क्या, मार्केट। मार्केट देखिए भाई, मार्केट जो कैपिटलिज्म में है कमाल का कंसेप्ट है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड, कि सप्लाई और डिमांड पे मार्केट में चीज़ों की प्राइस डिपेंड करेगी। मतलब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम हो जाएगी। तो प्राइस तो डायनामिक है यहाँ पे, तो एक्सचेंज वैल्यू जो चीज़ों की वो चेंज हो रही है, तो वो मार्केट डिसाइड कर रही है। मार्केट की फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर आउट ऑफ ओवर कंट्रोल। ठीक है, मार्केट इंसानों ने ही बनाई है, कैपिटलिस्ट सिस्टम भाई इंसानों ने ही तो बनाया, मार्केट सिस्टम इंसानों ने बनाया, फ्री मार्केट सिस्टम, उसमें अब प्राइसेस चल रही हैं, वैल्यू चल रही है। तो एक्सचेंज वैल्यू किसी चीज़ की कितनी होगी वो तो अब कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में भी नहीं रही जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, वो तो मार्केट डिसाइड करती है। तो इसी कंसेप्ट को कार्ल मार्क्स बोलता है थिंगिफिकेशन और रीइफिकेशन, कि ये क्या होता है कि जो ह्यूमंस है ना वो क्या करते हैं, वो कोई चीज़, वो कोई गुड, वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उस प्रोडक्ट की वारशिप स्टार्ट कर देते हैं। वारशिप इन द सेंस कि फिर वो प्रोडक्ट उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। एक एग्जांपल रिलीजन भी है, ठीक है, कि रिलीजन भी ह्यूमंस ने बनाया, फिर वो इतना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट हो जाता है वो सिस्टम, कि वो इंसान पे ही भी रूल करने लग जाता है, रूल्स रेगुलेशंस इंसानों, जिन इंसानों ने बनाया वही उसके आगे मजबूर हो जाते हैं। तो वही बात मार्केट की भी है, दूसरे एग्जांपल मार्केट की भी, हालांकि ये इस वीडियो का पार्ट नहीं था बट थोड़ा मैंने ऐड किया है। जैसे कमोडिटी फेटिशिज्म, कभी भी यूपीएससी ना सिंपल कंसेप्ट, जो मुश्किल सी टर्म्स होती हैं बट बात सिंपल होती है, उन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है।
तो फिर स्टूडेंट्स को उसका मीनिंग ही नहीं आता तो वो लिख नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पता चल जाए मीनिंग तो बंदा आगे समझ जाता है कि क्या लिखना है। तो ठीक है। अब तीसरा, ब्रांड नेम। कुछ चीज़ों की जो क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ों की जो प्रॉपर वैल्यू होती है, एक्सचेंज वैल्यू, उसमें उसका ब्रांड का भी नाम होता है। भाई ज़ारा का है तो जाहिर सी बात है आप मिनिमम प्राइस इतनी रख दोगे तो मतलब ब्रांड के साथ एडिडास का शू भी मान लो उतनी ही मेहनत लगी है उसको बनाने में जितनी एक सिंपल से शूज़ की है, तो एडिडास के साथ ब्रांड है ना, एडिडास उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज़्यादा होगी उसकी। तो हम बिलीव करेंगे ये इस प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 है, हालांकि रियल में हो सकता है ह्यूमन लेबर के हिसाब से उसकी 5,000 ही वैल्यू हो। तो हमने अटैच कर दी तो कमोडिटी फेटिशिज्म की वजह से। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट, किसी भाई शूज़ को आके उस पे सचिन तेंदुलकर ने साइन कर दिया, या अमिताभ बच्चन वो लगा के आ गया, एक शर्ट लगा के आ गया, या उसने ऐड दे दी किसी चीज़ की, तो उस प्रोडक्ट की भी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सचेंज वैल्यू तो कैपिटलिज्म में बहुत सारे फैक्टर, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसका तो ह्यूमन लेबर से रिलेशन है ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत कम, उसको छोटा सा फैक्टर होगा। तो इसीलिए कैपिटलिज्म में हमें जो चीज़ों की वैल्यूज दिख रही हैं, दे आर इल्यूजनरी। वी बिलीव दैट दीज द MRP is the real value of the object, but it is not in reality. It is an illusion. It is our belief. We are attributing this value to the commodity, and that is why it is commodity fetishism. ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये घड़ी है, सॉरी, ये घड़ी है मान लीजिए 5,000 की है, और ये मान लीजिए घड़ी है ये 50,000 की है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में दो घड़ियां मिल रही हैं। ठीक है। तो हम एक 50,000 की वैल्यू है, एक की 5,000 पे मिल रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बिलीव करते हैं ना जो 50,000 की, कि ये 50,000 की घड़ी है। हम ये बोलते हैं ये 50,000 की घड़ी, यानी हम 50, इस घड़ी की इंट्रिंसिक वैल्यू हम कितनी मान रहे हैं, 50,000, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान रहे हैं 5,000। अब अगर इन चीजों को साफ कर लीजिए, तो अभी हमने ज्यादा वैल्यूएबल किसको माना, मोर वैल्यूएबल, हमारे हिसाब से ये मोर वैल्यूएबल है। ठीक है। और ये लेस वैल्यूएबल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा भी तो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, कि हो सकता है कि इसमें यूज वैल्यू तो दोनों की सेम है ना, ये दोनों एक ही नीड हमारी पूरी करती हैं, डेट इज टाइम। दोनों से हमें टाइम ही पता चलता है ना। तो मान लीजिए मुझे लगता है, पता चलता है कि मटेरियल भी इनका सेम है, सेम मटेरियल से बनी है। वर्किंग आवर्स के ह्यूमन लेबर के हिसाब से बात करें तो वर्किंग आवर्स इनकी, ह्यूमन लेबर की मेहनत जो लगी है वो सेम मेहनत लगी है, सेम घंटे इसको बनाने में लगे, सेम ह्यूमन की घंटे उसको बनाने में लगे। तो अब दोनों की रियल वैल्यू, असल में कार्ल मार्क्स के हिसाब से रियल वैल्यू में अगर बात करें तो इन दोनों की रियल वैल्यू सेम है। लेकिन कैपिटलिज्म में एक्सचेंज वैल्यू का कंसेप्ट है, और जब एक्सचेंज वैल्यू आएगी तब कमोडिटी फेटिशिज्म आएगा। अब एक्सचेंज वैल्यू की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड की वजह से, ब्रांड वैल्यू की वजह से, प्रॉफिट रखने की वजह से, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये पहुंच गई 50,000 पे, और ये बेचारी 5,000 पे है। तो इस चीज के साथ भाई 45,000 का हमने क्या कर दिया, कॉमोडिटी फेटिज्म। 45,000 चीजें हमने वैल्यू इसके साथ खामोखा एसोसिएट कर दी कि ये इस चीज की इनहेरेंट है, जो कि उसकी इनहेरेंट नहीं थी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉमोडिटी फेटिशिज्म। ठीक है। अभी आगे भी एग्जांपल आएंगी, तो आई थिंक अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको अलग अलग एरियाज में भी इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो थोड़ी सी मैं ये घड़ी वाली भी एग्जाम्पल डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है। थिंगिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा रह गया है। और अब बात करें फेटिश, तो ये चीज आएगी, देखो, फेटिशाइज कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जिनके साथ हमने फेटिशिज्म मतलब वैल्यूज अटैच करी हैं, आर नॉट व्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर यूज वैल्यू, उनको हम उनकी यूज वैल्यूज की तरह में नहीं देखते। ये वही बात है जो मैं ऊपर कर चुका हूँ, वही इंग्लिश में लिखा है। तो फेटिशाइज एक पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप कर लेना। Commodities are not viewed in terms of their use value.
यूज वैल्यू दैट इज उनमें रॉ मटेरियल कितना है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी है उन चीज़ों की। हम ये नहीं देखते कि घड़ी भी हमें उतना ही टाइम बताती है जितना एक नॉर्मल 200 रुपये की घड़ी भी हमें टाइम ही बताएगी, और रोलेक्स की 50,000 की घड़ी भी हमें टाइम ही बताएगी। तो यूज वैल्यूज तो दोनों की सेम है। और हम रॉ मटेरियल भी कभी नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि हम ये जो कपड़े खरीद रहे हैं ये इसकी कॉटन का है, किसका है, क्वालिटी इसकी क्या है, ठीक है, कौन कुछ ये टेबल है तो कौन से रॉ मटेरियल से बना है, किस किस्म की लकड़ी से बना है, बहुत कम देखते हैं। तो इन चीज़ों को तो हम नज़रअंदाज करते हैं कैपिटलिज्म में। तो वी फेटिसाइज कमोडिटीज आर नॉट व्यूड इन टर्म ऑफ देयर यूज वैल्यू आर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर। ना हम ये देखते हैं कि इसमें मेहनत कितनी लगी है, कितने दिन लगे हैं इसको बनाने में, है ना, बट आर सीन इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सचेंज वैल्यू। हम सिंपली कैपिटलिज्म में क्या देखते हैं, चीज़ों को उनकी एक्सचेंज वैल्यू जितनी मार्केट ने रखी होती है हम उसके हिसाब से उन चीज़ों को देखते हैं। दैट इज हाउ मच ए प्रोडक्ट इज डीम्ड टू बी मटेरियली वर्थ अंडर कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में हम यूज वैल्यू के बेस पे चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, हम ह्यूमन लेबर के वैल्यू चीज़ों पे बेस पे नहीं देख रहे, हम सिंपली उसकी एक्सचेंज वैल्यू पे चीज़ों को देख रहे हैं। तो यही है हमारा जो जब एक्सचेंज वैल्यू पे देखेंगे तो इट मीन्स वी आर अटैचिंग, वी आर एट्रीब्यूटिंग दोज प्रॉपर्टीज, दोज वैल्यूज, दोज पावर्स with that product that the product really does not have. This is called commodity fetishism। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने वैल्यू की बात की, मैंने बोला वैल्यू, पावर अटैच करने को भी कमोडिटी फेटिशिज्म बोलते हैं, या कुछ मैजिकल क्वालिटीज वगैरह। तो अभी तक हमने वैल्यू की बात करी है, कार्ल मार्क्स वैल्यू पे ही रहता है ज्यादा। अब पावर और क्वालिटीज की एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगा कि किस तरीके से कुछ प्रोडक्ट के साथ हम पावर भी अटैच कर रहे होते हैं, या बोलते हैं कि ये मैजिकल क्वालिटीज हैं इन प्रोडक्ट में, ठीक है, ये मैजिकल है ये प्रोडक्ट, इस ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये अंगूठी लगाओगे तो तुम गायब हो जाओगे, ठीक है, तो आप बिलीव करोगे? नहीं। तो जो लोग बिलीव करते हैं वो रिलीजियस पीपल कुछ बिलीव करते हैं कि ये भाई ये है, ऐसा है, या कुछ लोग पीर बाबू के पास जाते हैं तो ये अंगूठी लगाओगे ये पावर मिल जाएगी, ये अंगूठी लगाओगे तो सक्सेस हो जाओगे। भाई हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कैपिटलिज्म में कर रहे होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे है, ठीक है। तो चलिए आगे, एग्जाम्पल इंट्रिंसिक वैल्यू, ये मैंने एग्जाम्पल ऊपर में दे चुका हूँ, 500 1000 वाली वो घड़ी वाली। वी कैन से, अच्छा वी कैन सी था यहाँ पे, ठीक है, वी कैन सी। अब हम बात करेंगे पावर वाली, ठीक है। वी कैन सी कमोडिटी फेटिशिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी particularly with the emergence of advertising। मॉडर्न सोसाइटी कैपिटलिज्म में एडवर्टाइजमेंट जो है थ्रू मास मीडिया होती है, और ये एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बन गई, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। कैपिटलिज्म के हाथ में ये एक टूल है जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये तो आप सब इस पे बिलीव करते हो। अपने फ्रेंच और रेवन की वो 5 पावर्स पड़ी होंगी, उसमें से एडवर्टाइजमेंट में वो ऑलमोस्ट सारी ही यूज होती हैं। फ्रेंच एंड रेवन 2 सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पावर्स की 5 टाइप्स दी थी, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उन्हीं पावर्स का यूज करती है, ठीक है। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स ब्रांडेड शूज, perfumes etc are advertised by celebrities and these are granted magical qualities like। अब क्या एडवर्टाइजमेंट करी, जब चीज एडवर्टाइज होती है, कोई सेलिब्रिटीज आके किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे थे, उससे उसकी एक्सचेंज वैल्यू में तो इजाफा बढ़ेगा ही, एक्सचेंज वैल्यू बढ़ेगी। और उस एक्सचेंज वैल्यू के साथ साथ कुछ मैजिकल क्वालिटीज भी उस प्रोडक्ट के साथ हम लोग एट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, लाइक सक्सेस, ग्लैमर, प्रेस्टीज। वी नो लॉन्गर केयर अबाउट द स्मेल। हम ये नहीं देखते कि भाई इस परफ्यूम की स्मेल कैसी, हम देखते हैं वो XXX भाई चलाया, वो एड में आता है ना, फिर लड़कियां आके चिपक जाती हैं। तो हमें वो ग्लैमर की, हाँ भाई ये हम परफ्यूम यूज करेंगे, ये अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान यूज करता है, उसने एडवर्टाइज किया, तो हम कूल लगेंगे, ठीक है, ये वाले शूज पहनेंगे तो कूल लगेंगे। और कोई जितना मर्जी अमीर हो आज के दौर में, अगर उसके पास अच्छी गाड़ी थॉर नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है, जैसे थॉर वॉर ये क्या है, ये भी तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से आई है।
कुछ स्कॉर्पियो नहीं है, कुछ अच्छी फॉर्च्यूनर नहीं है, तो वो उसको लगता है भाई मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हूँ। उसको लगता है कि सक्सेस आज के दौर में इन कमोडिटीज के हाथ में है, कि अगर ये कमोडिटी है, ठीक है, अगर जितना मान लीजिए कि बहुत अमीर इंसान है और अगर उसने नॉर्मल से शूज पहने हुए हैं जो कोई ब्रांडेड शूज नहीं है, तो वो तो सक्सेस फील ही नहीं करेगा सोसाइटी में, उसे लगेगा मैं सक्सेसफुल हूं ही नहीं। उसको लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये गाड़ी हो, आपके पास ये शूज हो, आपकी शर्ट ब्रांडेड हो, आपके पास जारा के बैग हो, ये सब हो, तो आईफोन हो आपके पास, स्मार्ट वॉच एप्पल की हो, तब आप जाके सक्सेसफुल बनते हो। हालांकि इन चीजों का, इन कमोडिटीज का सक्सेस से दूर दराज का भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली सक्सेस इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, बट आप बिलीव करते हो क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया और सोसाइटी को भी इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि सोसाइटी आपको सक्सेसफुल मानेगी नहीं जब तक आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, और आपको भी लगेगा जब तक मेरे पास ये चीजें नहीं है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। तो इट मीन्स यू आर बिलीविंग यू दैट दिस कमोडिटी इज गिविंग मी सक्सेस, आर द प्लेजर ऑफ द सक्सेस, आर ग्लैमर, आर प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस। मेरे पास एप्पल का आईफोन नहीं, मैं जितना मर्जी अमीर हूं, अगर मैंने फोन नोकिया वाला रखा हो तो मुझे निकालने में शर्म आएगी, ठीक है, और मुझे लगेगा मैं तो सक्सेसफुल हूं ही नहीं, मैं अमीर हूं ही नहीं। तो मुझे मैं खाम खा मजबूरी बन जाएगी, मुझे मुझे वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी जो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से, याद रखें कि हमारी जो डिज़ायर थी, जो मेरी ज़रूरत, जो मेरी डिज़ायर होती थी, मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरी नीड नहीं थी, तो हमारी डिज़ायर को एडवर्टाइजमेंट ने हमारी नीड बना दिया है, ठीक है। हमारी अब वो ज़रूरत बन गई है कि मेरे पास होना ही चाहिए एप्पल का आईफोन, वरना सोसाइटी में मेरे को कोई मानेगा ही नहीं, मेरे को सक्सेसफुल ही नहीं मानेगा, मेरा कोई सोशल स्टेटस जितना है उतना मेरा को सोसाइटी देगी ही नहीं। तो ये सब दैट इज सक्सेस, ग्लैमर, प्रेस्टीज एटसेट्रा, ये चीज़ें जो हैं, सोशल स्टेटस, ये चीज़ें हम चीज़ प्रो कमोडिटीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं कैपिटलिज्म में, हालांकि वो उनके साथ रियल में अटैच नहीं होती, बट वी आर अटैचिंग। तो अब बात आ गई ना, वैल्यू की बात ऊपर मैं कर चुका हूँ, सक्सेस, पावर, ये मैजिकल क्वालिटीज ही तो अटैच कर रहे हैं कि आईफोन आपको सक्सेस दे रहा है, फलानी कार है वो आपको सक्सेस दे रही है, फलानी परफ्यूम है आपको ग्लैमरस बना रही है, ठीक है, फलाना प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक का, उससे आप ये सुंदर दिखोगे। तो ब्यूटी, ब्यूटी का कंसेप्ट असल में उसका प्रोडक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्या अगर फेयर एंड लवली आपको ब्यूटीफुल बनाती, तो क्या ब्लैक ब्यूटी, फिर तो काले लोग कभी ब्यूटीफुल ही नहीं होते। तो ब्यूटी का कंसेप्ट भी इन है, मतलब इन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, डिपेंड नहीं करता है। तो दैट मीन्स वी आर अटैचिंग मैजिकल क्वालिटीज, ठीक है। हम कोई डिफरेंट नहीं है अफ्रीका के उन लोगों से जो लकड़ियों में, या जो वो आइलैंड्स हैं वहाँ पे, पैसिफिक ओशन के आइलैंड से, जिसमें लोग रहते हैं जो मन वंस, उनके ये इस तलवार में ये मन है, ये आप लोग तो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। हम उनसे डिफरेंट थोड़ी, हम भी तो वही बिलीव कर रहे हैं, खाली मॉडर्न सेंस में, कैपिटलिज्म में, इल्यूजन में। तो हम भी वही चीज़ें बिलीव कर रहे होते हैं। अब आपको कमोडिटी फेटिशिज्म कंप्लीटली समझ आ गया होगा। एक छोटी सी और बात करता हूँ, कॉन्स्पिकस कंजप्शन की, ये दो आप मतलब अब आंसर में लिखोगे खाली कार्ल मार्क्स का, तो साथ में अगर दो और थिंकर का लिख दोगे तो आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। तो पहली बात है कॉन्स्पिकस कंजम्पशन की, जल्दी जल्दी मैं बात कर चुका हूँ, वही यहाँ पे लिखी है। कॉन्स्पिकस कंजम्पशन और कमोडिटी फैटिजिज्म में रिलेशन है। थॉर्स्टेन वेबलन, जैसे वेबलन गुड आपने पढ़ी होंगी, उसके बारे में इसी ने बात की थी। इसने बुक लिखी थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, नॉट लेबर, लेजर क्लास, मतलब अमीरों की जो क्लास है, जो रिच क्लास है, उसके बारे में थ्योरी दी कि उनकी कंजप्शन हैबिट्स क्या हैं। कंजप्शन मतलब वो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स स्पेंडिंग, अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं, ठीक है। अब इससे इस बुक पे और भी थोड़ी है डिटेल में, लेकिन वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे कमोडिटी फैटिज्म से ही जोड़ेंगे इसको। तो लेजर क्लास, रिच की पीपल या मिडिल क्लास भी ले लें, आर गोइंग फॉर कॉन्स्पिकस कंजप्शन। कॉन्स्पिकस कंजप्शन क्या होती है कि आप वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ी पहले बात कर भी चुका हूँ। दैट इज वी आर बाइंग वट वी डोंट नीड, ठीक है। तो ये जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दे डू सो, वो ऐसा क्यों करते हैं? टू एग्जिबिट वेल्थ, वो अपनी वेल्थ को शो केस करना चाहते हैं भाई, वो फीलिंग लेना चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। सोशल स्टेटस, वो बताना चाहते हैं कि हमारा, हमें सोशल स्टेटस तो जो सोसाइटी वालों से बोल रहे होते हैं, तभी तो वो ऐसी गाड़ियां ले रहे हैं, एप्पल के फ़ोन ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं। और आजकल तो उनको रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की वजह से मिडिल क्लास वाले भी फॉलो करेंगे, वो भी वही कपड़े पहनना चाहेंगे, वैसे ही शूज़ लेना चाहेंगे, क्योंकि लोग शो करना चाहते हैं भाई।
देखिए संस्कृताइजेशन से भी अब लिंक कर सकते हैं उन चीज़ों को, कि लोग शो करना चाहते हैं हम हमारा भी स्टेटस है। उनको लगता है ये चीज़ें, ये गुड्स जो हैं इनसे स्टेटस मिलता है, जो कि रियल में गुड्स में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट वी आर अटैचिंग दिस। दे आर ट्राइंग टू शो दैट दे आर सक्सेसफुल, दैट इज वन कैन नॉट सक्सेसफुल विदाउट दीज गुड। ठीक है, ये बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देता है वेबलन के, ड्रेस की जो असल नीड है वो ये हमें प्राइवेसी देता है थोड़ा, और रिलीजन पर्पज की वजह से हम ड्रेस पहनते हैं कि रिलीजन में होता है, वरना ड्रेस और ये ठंडों में थोड़ा गर्मी वर्मी मिल जाती है, तो लार्जली एक स्पिरिचुअल नीड है। वरना ड्रेस तो अंडमान निकोबार में लोग या पुराने जमाने में लोग क्या ही कपड़े पहनते थे, जीते तो वो भी थे। तो मीन्स ड्रेस की उतनी ज्यादा नीड नहीं, एक स्पिरिचुअल नीड है, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आप पहनो भाई सिंपल ड्रेस भी आपको वही काम करेगा, वही नीड पूरी करेगा, उसकी यूज वैल्यू तो सारे ड्रेस की सेम ही है ना। लेकिन पीपल क्या करें, लग्जरियस क्लोथिंग आइटम्स लेंगे, ब्रांडेड लेंगे। अब ये पता नहीं ना, जीन्स में भी अलग अलग वो कैलविन्स पता नहीं क्या क्या ब्रांड हैं, फिर क्या मतलब मुझे अब कपड़ों के ब्रांड ही नहीं पता, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे कि मतलब सिंपल से कपड़े भी लोगे तो वही नीड आपकी पूरी होगी, यूज वैल्यू वही है, और आप महंगे ब्रांडेड लोगे तो यूज वैल्यू तो वही पूरी होगी। लेकिन ये लोग ब्रांडेड क्यों लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनमें इनकी वैल्यू ज्यादा है ब्रांडेड की। ये क्या लोग थे, ये उन कपड़ों में कुछ इनहेरेंट वैल्यू अटैच कर देते हैं, ये बोलते हैं इनकी वैल्यू ज्यादा है। भाई एक तो ये पैसे की वैल्यू ज्यादा, इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगी, वो महंगे होंगे, 10,000 के बिक रहे होंगे, तो वो हमने अटैच कर दी जो कि रियल उसकी है नहीं। दूसरी, ये हमें सक्सेसफुल दिखाते हैं भाई, सोशल स्टेटस पता चलता है इससे, ग्लैमरस लगते हैं हम, ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो अटैच करते हैं, जो कि असल में उन चीजों में नहीं होती हैं। एविडेंस ऑफ सक्सेस है टू शो दैट दे आर नॉट, वो ये भी शो करते हैं कि भाई हम तो देखो हम मजदूर नहीं है, ये मैंने भाई ये देखो क्या सबूत है, तुम मजदूर नहीं, मैंने एप्पल का फोन रखा हुआ है। आईफोन्स लेते हैं वेरी कॉस्टली, रोलेक्स एप्पल वॉच, हालांकि दोनों टाइम ही बजाती हैं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, लोग रोलेक्स लेंगे क्योंकि वो समझते हैं इसकी इनहेरेंट वैल्यू ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी मैजिकल क्वालिटीज़ हैं, सक्सेस देती है। इसी तरीके से गाय डिबॉर्ड, ये भी एक थिंकर है, उसने बुक लिखी द सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है कोई ड्रामा, कोई परफॉर्मेंस वगैरह, ठीक है। तो किस तरह की सोसाइटी में ड्रामा चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है, और हम बेचारे मेयर स्पेक्टेटर तमाशाई हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, और कैपिटलिस्ट हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं, वो एक परफॉर्मेंस बना रहे हैं, और हम उन मेयर स्पेक्टेटर्स हैं, हम उनके शिकार बन रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये सब चल रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो गाय डिबार्ड ने बोला कि कैपिटलिज्म में क्या है, बेसिक नीड्स लोगों की क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर क्लोथ्स। बेसिक नीड तो देखिए, आप इंडिया में पॉवर्टी की भी बात करो तो कितनी 22% है शायद, तो बाकी जो है भाई 78% तो लोगों की बेसिक नीड पूरी हो गई है। अब वेस्ट में जाओगे तो बेसिक नीड ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन की बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास होता है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म फिर अगर बेसिक नीड्स लोगों की पूरी होगी तो लोगों की और डिजायर्स ही बच गई भाई, तो नीड तो नहीं रही ना, जरूरत तो नहीं रही ना, तो अब कैपिटलिज्म थ्राइव कैसे करेगा। बेसिक नीड मेरी पूरी होगी, रोटी कपड़ा मकान, इतना इसका मतलब मैं सरवाइव कर सकता हूँ, दे आर फुलफिल्ड, दे आर नेसेसरी फॉर माई सर्वाइवल एंड आई हैव फुलफिल्ड देम। अब मैं पूरी जिंदगी अपनी आराम से जी सकता हूँ, मेरी बेसिक नीड्स पूरी होगी। लेकिन कैपिटलिज्म को थ्राइव करना है, कैपिटलिज्म थ्राइव तभी करेगा जब लोग चीजें खरीदेंगे। अब चीजें क्या खरीदेंगे और उनकी नीड्स पूरी होगी, तो इसलिए कैपिटलिज्म फिर आर्टिफिशियली नीड्स क्रिएट करता है। वो क्या बोलता है, भाई ये जो तुम एप्पल फोन लेना चाहते हो ना, ये बेटा तुम्हारी डिजायर नहीं है, ये तुम्हारी नीड है। ये जितना जरूरी तुम्हारे लिए रोटी खाना है, उतना ही जरूरी एप्पल की वॉच पहन के जाना है, ठीक है। इस तरीके की मतलब ये एडवर्टाइजमेंट से हमारे माइंड में फिल किया जाता है, सोसाइटी ऐसी बनाई जाती है, और आज वही हो भी रहा है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव कैपिटलिस्ट यूज मास मीडिया टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हेंस कन्वर्ट देयर वांट्स और डिजायर्स इनटू नीड्स। अब जाहिर सी बात है, जो मिडिल क्लास पीपल है, थोड़े से भी किसी की सैलरी आने लगती है, पहले वो आईफोन लेते हैं। यही तो हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब हमारा स्टेटस चेंज हो गया है, पहले हमारे पास जॉब नहीं थी, अब जॉब आ गया, हम अब आईफोन लेंगे, दिखाना चाहते हैं स्टेटस मेरा बढ़ गया भाई। तो शो कैसे करेंगे, सोसाइटी भी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये सक्सेसफुल हुए जब तक उनके पास वो चीजें नहीं होंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग कैपिटलिज्म में तो कॉमोडिटी फेटिज्म हो रहा है,
चीजें काम भी कर रही हैं, ठीक है। हालांकि असल में ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, असल में हमारे पास वो इनहेरेंट वैल्यू इन चीजों में नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग तो हमें सोशल स्टेटस दे रही हैं, सक्सेस दे रही हैं। कैपिटलिज्म इज मेकिंग पीपल डोसाइल, ठीक है। अब कैपिटलिज्म डोसाइल क्या हो गया? ऐसे लोग जो रेबल ना कर पाए, जो क्वेश्चन ना कर पाए, जो गवर्नमेंट को, कैपिटलिस्ट को क्वेश्चन ना कर पाए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना कर पाए, डोसाइल हो गए। सबमिसिव लोग, सबमिसिव लोग हो गए डोसाइल। जैसे बोलते हैं, आप पेपर बी में पढ़ोगे कि इंडियन पीजेंट्स आर डोसाइल। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये तो रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते। तो कैपिटलिज्म लोगों को डोसाइल बना रहा है। कैसे? जैसे मिडिल क्लास, भाई रेवोल्यूशन कौन ला सकता है? अब बोलोगे, पढ़ोगे, मूवमेंट हमेशा मिडिल क्लास लॉन्च करती है, रिच क्लास हमेशा मूवमेंट के खिलाफ होते हैं। वर्कर्स जो उनमें, उनकी रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड ही पूरी नहीं हुई होती, तो मूवमेंट क्या लाएंगे? तो मूवमेंट के आप कोई भी उठा के देख लो इंडिया की मूवमेंट, तो उसको लीड कर रहे होते हैं फ्रीडम फाइटर जो होंगे, वो मिडिल क्लास लोग होंगे, ठीक है, जिनकी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब कैपिटलिज्म लोगों को डोसाइल कैसे बना रहा है? ये बोला नहीं, तुम्हारी तो बेसिक नीड्स ही फुल नहीं हुई है बेटा, आईफोन कहाँ है तुम्हारे पास? मूवमेंट लॉन्च करोगे पहले आईफोन तो लेके आओ। तो लोगों की कभी बेसिक नीड, हर वक्त उनकी डिजायर्स को उनकी नीड बना रहा है। तो लोगों को लगता है हमारी तो नीड पूरी ही नहीं हुई, अभी तो हमारी नीड पूरी ही नहीं हुई। तो हर कोई रेस में लगा हुआ है अपनी नीड्स पूरी करने में, जो कि आर्टिफिशियली जनरेटेड है। हर किसी को लगता है अभी सर्वाइवल मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा इस नीड के बिना। तो इसलिए मूवमेंट कोई कर ही नहीं रहा है, कोई डोसाइल बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सर्वाइवल का कंसेप्ट है, इसको बोलता है वो गाय डिबॉर्ड ऑगमेंटेड सर्वाइवल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, अभी बहुत कुछ और भी था, वीडियो लंबी हो जाती, तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्पिटिटिव फैटिज्म कंप्लीटली समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करता है जब कोई कि अच्छी वीडियो है, समझ आ गई, तो मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं और वीडियो बनाता हूँ। वरना मुझे टाइम भी नहीं होता, फिर मैं बनाता भी नहीं। तो आप क्या करें, शेयर करें। तो कोई डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है सोशियोलॉजी ग्रुप करके, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल करके आप उस पर मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।